महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव हो या फिर यूपी का उपचुनाव, इन चुनावों में सबसे बड़ा टेस्ट ना तो नरेंद्र मोदी का है ना ही योगी आदित्यनाथ का। सबसे बड़ा टेस्ट है कि हिंदू एकजुट रह पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक है जो एक तरफा अपने पाले में लाने के लिए इंडी गठबंधन ने गजब का खेला किया हुआ है। दूसरी तरफ मोदी योगी का वो नारा है जिसमें वो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यानी अगर देखें तो ये पूरा चुनाव एक तरह का टेस्ट बन गया है, जिसमें बटेंगे वर्सेस नहीं बटेंगे का टेस्ट होना है, ध्रुवीकरण वर्सेस तुष्टीकरण का टेस्ट होना है। और यह टेस्ट किस दिशा में जाएगा, यह महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव में क्लियर दिख जाएगा। इस टेस्ट की सबसे बड़ी लैब यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को माना जा रहा है, जहां चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। योगी ने ही नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे की गूंज महाराष्ट्र तक हो रही है, जहां उनके पोस्टर लग गए। सोचिए, जो नारा महाराष्ट्र तक चर्चित हो रहा है उसका यूपी में कितना असर होगा। यही वजह है कि इससे अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि वो भी यूपी में बड़ी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लोकसभा में जैसे उलटफेर किया था वैसा ही उपचुनाव में कर दिया तो 2027 के लिए उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। इसी की उम्मीद में अखिलेश के पोस्टर तक यूपी में आज लगने लग गए, जिसमें अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बता दिया गया। लेकिन यह समझ लीजिए कि 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सत्ताधीश बनने का सपना समाजवादी पार्टी क्यों दिख रही है। और दोनों पोस्टर का अंतर देखिए। एक पोस्टर में बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदुओं को, समाज को जोड़ने की बात। दूसरी तरफ 27 का सत्ताधीश, यानी एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति की बात है कि यही सत्ताधीश बने। तो अखिलेश यादव, उनकी पार्टी सत्ताधीश बनने का सपना, समाजवादी पार्टी का सपना क्यों देख रही है, अब इसके बारे में बताता हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा जोर शोर से दिया। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और इसी नारे से अखिलेश यादव को यूपी में कामयाबी मिली। इसलिए यूपी में उपचुनाव से पहले भी अखिलेश यादव इसी तरह का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। फिर चाहे वो एनकाउंटर और बुलडोजर के मामले में पीडीए वाली राजनीति करना हो या फिर वोट बैंक को खुश करने वाली पॉलिटिक्स करना। लेकिन उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीडीए और जाति वाले नैरेटिव की काट भी ढूंढ ली। अखिलेश यादव जितना पीडीए कर रहे हैं, सीएम योगी उतना ही हिंदुत्व और हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। और हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। बीजेपी ने साफ इशारा कर दिया है कि आने वाली चुनावी लड़ाइयां हिंदू एकजुटता बनाम तुष्टीकरण के बीच होने जा रही है। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने वाली राजनीति पिछले कुछ समय से हावी होती थी। इस राजनीति की काट हिंदुत्व की राजनीति के नए तेवर से निकाली जा रही है, और इसका जिम्मा हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे संभाल चुके हैं। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। 6 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। इस लाइन को सेट किया बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदू चेहरा माने जाने वाले आदित्यनाथ ने, जो कई बार कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी एक तरफ फोकस हिंदुओं की एकजुटता पर है, तो दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव ने दिखा दिया कि बीजेपी और संघ की केमिस्ट्री क्या कमाल कर सकती है। अब यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और संघ एक बार फिर साथ आ चुके हैं, और हरियाणा की तर्ज पर संघ ने यूपी उपचुनाव में इंडी गठबंधन को पटकनी देने का प्लान तैयार कर लिया। खबर है कि मथुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बैठक में यूपी उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक 45 मिनट चली। पूरा कार्यक्रम करीब 2-2.5 घंटे का था, लेकिन 1-to-1 मीटिंग 45 मिनट्स की रही। और सूत्रों के मुताबिक यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए संघ ने जो प्लान तैयार किया है, उसके तहत आरएसएस के 5 से 7 कार्यकर्ताओं के अलग अलग ग्रुप बनाए जाए। संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संवाद करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर रही, उन इलाकों पर खास जोर दिया जाएगा। उपचुनाव वाली सीटों पर संघ की करीब 5000 छोटी सभाएं हों। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे का असर बिहार में भी नजर आ रहा है। बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। इन चुनावों में भी हिंदू एकजुटता वर्सेस मुस्लिम तुष्टीकरण का टेस्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए 5 दिन तक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली। यह इंडी गठबंधन को हजम नहीं हुआ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह की इस यात्रा को बिहार में दंगा भड़काने की साजिश बता दिया, और मुसलमानों के बचाव में ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दे रहे हैं।
आप सुनिए ये लोग मुस्लिम वोट के लिए किस लेवल पे जा रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर क्या कह दिया और गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान पर किस तरह पलटवार किया। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। आताताई कौन है? पूर्णिया, रड़िया, कटिहार, किशनगंज में वो है बांग्लादेशी, वो है रोहिंग्या, उसके लिए ये प्राण दे रहे हैं बाप बेटा और गलत फहमी के शिकार हैं। अरे भाई वोट लेना है, वोट लीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति आप करते रहे हैं, लेकिन गलत फहमी में मत जिए। आप कहे होते कि पूरे बिहार में अगर कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट, तब समझ में आता कि हिंदू मुसलमान प्रेम की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप तो सीधे सीधे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे और सब तो लगता है मूली गाजर है जिस पर आप चाहें चाकू चल जाए और सब चुपचाप बैठल रहेगा। एक तरफ तो यूपी बिहार में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की इस राजनीति का टेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी टेस्ट भी है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है, महाराष्ट्र में कौन बड़ा हिंदूवादी है इसका टेस्ट है। वहां पर इस बार दो शिवसेना आमने सामने। महाराष्ट्र की राजनीति ही इस बार अलग लेवल पर है। वहां न सिर्फ दो शिवसेना है, दो एनसीपी भी है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है, यानी पूरी खिचड़ी बनी हुई है महाराष्ट्र में। इस खिचड़ी के बीच एक अलग खिचड़ी महाविकास अघाड़ी की है, जो इतने दिनों से पक ही नहीं पा रही थी। अब जाकर महाविकास अघाड़ी यानी इंडी गठबंधन ने सीटों का बंटवारा किया और इसके लिए जो फॉर्मूला निकाला है उसके मुताबिक कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना यूबीटी 85 सीट पर लड़ेगी और एनसीपी शरद पवार वाली वो भी 85 सीट पर लड़ेगी। बाकी की 33 सीटों पर फैसला अभी नहीं हो पाया। यानी एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने ठाकरे और पवार के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि वो तो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तीनों पार्टियों को बराबर बराबर सीटें ही लड़ने को मिली। इस राजनीति के बीच केरल की वायनाड सीट के उपचुनाव की भी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां आज प्रियंका वाड्रा ने नामांकन दाखिल किया। प्रियंका वाड्रा पहली बार कोई चुनाव लड़ रही। उन्होंने आज नॉमिनेशन किया तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सब शामिल हो गए, लेकिन एक तस्वीर से कांग्रेस घिर गई। इस तस्वीर को देखिए जरा। यह तस्वीर वायनाड में डीएम ऑफिस के अंदर की है। गेट थोड़ा सा खुला हुआ है और बाहर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंतजार में खड़े हैं, गेट से अंदर झांक रहे हैं। अंदर एंट्री नहीं मिलने की बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है, जबकि डीएम ऑफिस के अंदर प्रियंका वाड्रा के नॉमिनेशन में पूरा गांधी परिवार बैठा नजर आया, जिसके बाद बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का दलित प्रेम दुनिया के सामने आ गया। आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसका एक और परिचायक आज मिलता है। जब वायनाड में पारिवारिक कंपनी प्रियंका वाड्रा का नॉमिनेशन फाइल करने गई थी तो उन्होंने शुरुआत में खड़गे जी का नाम ही नहीं दिया कि वो भी अंदर रह सके और नॉमिनेशन के समय पर उपस्थित रह सके। इसीलिए परिवार के ही कुछ सदस्य अंदर चले गए और खड़गे जी को बाहर कर दिया गया। खड़गे जी बाहर ही रुके रहे। अब यह देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रियंका के नॉमिनेशन के दौरान गेट के बाहर क्यों इंतजार करना पड़ा। असल में प्रोटोकॉल के मुताबिक नॉमिनेशन के बाद कैंडिडेट समेत सिर्फ 5 लोग अंदर जा सकते हैं और प्रियंका वाड्रा ने अपने साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के बजाय परिवार के लोगों को अंदर ले जाना ज्यादा जरूरी समझा। उनके साथ राहुल गांधी थे भाई, मां सोनिया गांधी थी, पति रॉबर्ट वाड्रा थे, बेटा अंदर गए। हालांकि बाद में जब रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे बाहर गए तब जाकर खड़गे साहब की एंट्री हो पाई। वायनाड में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ, उन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में इसे मुद्दा भी बना सकती है। हालांकि ये बीजेपी में हुआ होता तो राहुल गांधी कहते कि फलाने नेता के नॉमिनेशन में आप देखिए कितने दलित पहुंचे थे। आज दलित बेचारे बाहर खड़े हो गए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस में दलित नेता कुमारी शैलजा की अनदेखी हुई, उसे भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन चुनाव के पहले कहना कुछ, बाद में होना कुछ, ये तो हिसाब है इंडिया अलायंस का।